एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें देखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन एंड सेल जंक्शन। सिर्फ इन टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इन टॉपिक्स के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले स्टार्ट करना है एक बेसिक ओवरव्यू और डिस्कवरी ऑफ सेल, इनके बारे में। तो सेल हमारे क्या होते हैं, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। सेल हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल। एक सेल ही है जहाँ से किसी भी लिविंग बीइंग का बनना, फॉर्मेशन शुरू होता है। उसी सेल में हमारा हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है। सेल के अंदर छोटे छोटे और ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। तो उन सारे अलग अलग जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि इस ऑर्गेनल का काम ये है, उस ऑर्गेनल का काम ये है। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है साथ में एक सेल के अंदर होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल को देखा था वो थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड सेल थे। तो जब तक कोई क्वेश्चन में मेजर ना करे डेड सेल्स के बारे में, तब तक आप रॉबर्ट हुक नहीं लिख सकते। जब मेजर करा गया कि डेड सेल्स किसने देखा था तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक। और जब बात आएगी फर्स्ट लिविंग सेल्स को किसने विजुअलाइज किया था, तो वो थे हमारे एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो ये डेड और लिविंग वाली चीज को याद रखना, साइंटिस्ट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर आता है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या था? सेल थ्योरी ये था, भी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है। सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, मतलब पहले उस सेल का कोई तो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, उससे अपग्रेड होकर एक नया सेल बना है, उससे अपग्रेड होकर एक नया सेल बनेगा, ठीक है। और तीसरा था कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ही होता है। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय दीज 3 साइंटिस्ट, ठीक है। मेन इन दो थे, ये अपग्रेड करा था इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन तीन ये पॉइंट्स है ये 1 मार्क्स या फिर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ लिख दिया, इससे ध्यान रखना। फिर हम लोग देखेंगे सेल के टाइप्स। सेल के टाइप्स क्या होते हैं? सेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। इनको हम लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और इससे यहाँ से हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। तो पहला डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड थोड़ा सा डिफरेंट होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये एक थ्रेड की तरह पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड होते हैं। और वही यूकैरियोटिक सेल्स की जब बात करेंगे तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। साइज इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका 10 to 50 माइक्रोमीटर होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल की जब बात आएगी, ध्यान रखना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स में ही सेल वॉल होते हैं, और जब यूकैरियोट की बात आएगी तो सिर्फ प्लांट्स में ही सेल वॉल होते हैं। प्लांट्स के अलावा किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होता है। डीएनए दोनों में होता है। इसका एग्जांपल हो गया प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का प्रोटिस्टा, एनिमल, फंजाई एंड प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारे आ जाते हैं यूकैरियोटिक में। इसके और भी डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, पर इतना इनफ है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें बेसिक 5 होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। ये 5 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेल को बनाते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये क्या करता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और हेल्प करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल से अंदर आएगा। इसी सेल मेम्ब्रेन को कहीं कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट होता है। दोनों एक ही होते हैं, बस वर्ड्स का डिफरेंस है, कहीं कुछ लिखा होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर का मतलब होता है कि ये लिमिटेड सब्सटेंसेस को इन हो करेगा, आउट करेगा। मतलब ये सेल जो मेम्ब्रेन है ये रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये सब्सटेंस सेल के बाहर जाना चाहिए, ये सब्सटेंस सेल के अंदर आना चाहिए। तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन का काम। फिर आता है सेल वॉल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, ये सबसे बाहर होता है। मतलब अगर ये एक कोई सेल है तो सेल सबसे बाहर होगा सेल वॉल, उसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है वो किस किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जैसा बताया था प्रोकैरियोट्स में कुछ में सेल वॉल होता है और यूकैरियोट्स के सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल होता है। तो हम लोग प्लांट्स को ही एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है।
तो ये इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का। बना किसका होता है, सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज। थर्ड आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थिक विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी में डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स है वो सस्पेंडेड होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये साइट होता है सेलुलर केमिकल रिएक्शंस का। साइटोप्लाज्म में ही जितने रिएक्शन होने हैं सेल के, वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं। फोर्थ और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट आता है हमारा, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। ये न्यूक्लियस वेल कवर्ड होता है एक न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 कंपोनेंट्स है ये यहाँ देख लिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिफ्थ आता है हमारा सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल भी एक वास्ट कैटेगरी है। सेल ऑर्गेनल एक जनरली हम लोग ये जानते हैं कि सेल के अंदर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और सब का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बिना स्ट्रक्चर के तो HAP इनकम्प्लीट ही रहती है। यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लेके मैंने स्ट्रक्चर बताया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का, एक यूकैरियोटिक सेल का। तो ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बताने का, तो आप टेबुलर फॉर्म में जैसे पीछे बताया था वैसे आप डिफाइन करोगे सबको, एक एक पॉइंट्स को। फिर याद से प्रोकैरियोटिक के नीचे और यूकैरियोटिक के नीचे ऐसे डायग्राम्स, वेल लेबल्ड डायग्राम्स बना देना। और अगर और इसे इनहांस करके लिखना होगा तो जो जो यहाँ पे जो लेबल करा है इन सब का एक एक लाइन में डेफिनेशंस लिख सकते हो। जैसे फ्लैजेलाइज का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ऐसे करके आप दोनों ही डायग्राम्स में जिसके जिसके ऑर्गेनल्स के आपको फंक्शंस याद हो उसको लिख देना, एक एक लाइन में लिख देना, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप सिर्फ ऐसे बनाकर भी रख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शंस क्या हैं। तो सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन करा है। परफॉर्म मेजर फंक्शन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल जो हमारा एक मेजर फंक्शन प्ले करता है, एक मेजर फंक्शन है उसका जो एसेंशियल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला हो गया स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। माइटोसिस में हेल्प करता है। माइटोसिस सेल डिवीजन का एक पार्ट है जिससे सेल रिपेयर करने में हेल्प करता है। थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। फिर आता है एनर्जी प्रोडक्शन। फिर आता है एड्स इन रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे फंक्शन है। अगर सिर्फ आए कि सेल के फंक्शंस को लिखो तो सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ना, इसमें करके इसमें एक एक दो दो लाइन और ऐड कर देना। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बताया था अभी पहले, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख के भी पूछा जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल में किसी भी सब्सटेंस का, ये 3 वे से होता है। एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और थर्ड होता है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग इन तीनों का ओवरव्यू देख लेते हैं, इन तीनों ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस जो होता है वो मूव करता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करेगा। जैसे पानी भी है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखे हो जहाँ ज़्यादा पानी है तो वो वहाँ से कम पानी की तरफ मूव करेगा। सेम पैसिव ट्रांसपोर्ट में यही होता है, सब्सटेंस जो है डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा, हाई टू लो। अब हाई टू लो जब मूव कर रहा है तो वो तो खुद ही कर जाएगा ना, कोई ATP की जरूरत, एनर्जी तो नहीं डालना पड़ेगा कि अपोजिट जाना है ग्रेडियंट के। डाउन द ग्रेडियंट है, जिस फ्लो में जा रहा है उसी में चला जाएगा। सो नो एनर्जी इनपुट इज रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे कोई ATP, कोई भी एनर्जी इनपुट की जरूरत नहीं होती है। इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट का 3 सब डिवीजन होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम ही चीज़ है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही दोनों मूव करता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। बस डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे होते हैं और ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफाइंड होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर।
जब वाटर का डिफ्यूजन हो रहा होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, और जब किसी भी सॉल्वेंट का या सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा होगा तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो हमारे कैपिलरीज में होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाते हैं, डिफाइन डिफ्यूजन डिफाइन ऑस्मोसिस, तो ये ध्यान रखना। थर्ड आ जाते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव, नाम में ही एक्टिव है, मतलब एनर्जी की जरूरत है। इसमें ये जस्ट पैसिव का उल्टा होता है। पैसिव में क्या है? डाउन द ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है? सब्सटेंस मूव करता है अप द ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई। कहीं पे लो कंसंट्रेशन है और वहां से इसे हाई पे मूव करना है, तो ये खुद से तो करेगा नहीं, इसे एनर्जी देना होगा लो टू हाई जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें एनर्जी का जरूरत होता है, रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये तीन डिफरेंस ही मेजर डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव के बीच में। थर्ड आता है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड, नाम में ही फैसिलिटेट, मतलब कोई तो है जो इसके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, जिसके वजह से ये हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कोई तो है जो मीडिएट कर रहा है इस ट्रांसपोर्ट को, खुद नहीं हो रहा है। ये भी पैसिव की तरह होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में ना प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक चैनल का काम करते हैं। कोई भी सब्सटेंस आएगा उस चैनल से बाइंड करेगा, फिर वो चैनल का काम होगा कि उसको सेल के बाहर डालना है या फिर उसको सेल के अंदर लेना है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का की पॉइंट है ये, दैट मेम्ब्रेन पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये भी हाई टू लो ही मूव करता है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ग्रेडियंट के साथ ही चला जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए होता है। इसका एग्जांपल होता है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स होता है वाटर के मूवमेंट के लिए प्रोटीन होता है, जो मेम्ब्रेन में लगा होता है, जो चैनल का काम करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवीजन कैसे होता है। ये एक प्रोसेस होता है डिवीजन का। पेरेंट सेल जो होता है वो जब 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। एक सेल है वो डिवाइड तो करेगा ही, जब तक डिवाइड नहीं करेगा ना उसका जनरेशन आगे जाएगा, ना सेल का रिपेयर हो पाएगा, ना नए सेल्स बन पाएंगे, तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एक सेल आया, वो अपना लाइफ स्पैन जितना था वो करा और वो मर गया। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ साइकिल का। सेल डिवीजन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जनरली सेल रिपेयर में काम आता है, इसे हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, और मियोसिस को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेजर रोल मियोसिस का ही होता है, मियोसिस के वजह से ही रिप्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब किसे बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं बॉडी में वो सारे हमारे सोमैटिक होते हैं। ठीक है, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक पेयर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है, बाकी सारा सोमैटिक होता है। तो अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। माइटोसिस में मान लो कि पेरेंट सेल है, उसका 2n क्रोमोसोम है। ठीक है, तो 2n जो क्रोमोसोम है ये माइटोसिस के बाद जब दो सेल में, 2 डॉटर सेल में बनाएगा, एक पेरेंट 2 डॉटर सेल बनाता है, तो पेरेंट में और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, जैसे पेरेंट सेल में, मियोसिस के केस में पेरेंट सेल में अगर 2n क्रोमोसोम है तो ये फर्दर प्रोसेस के बाद ये 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस 2 डॉटर सेल बनाता है, मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, तो जो पेरेंट में 2n है ना, ये 2n हाफ होके सारे में बढ़ जाता है। जैसे 2n है तो 2n पेरेंट में है तो डॉटर्स में n n n n हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि इसमें पेरेंट में और डॉटर्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाएगा, इसमें जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिख रखा है। जनरली हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स। जैसे हमारा कहीं पे भी सेल डैमेज हो गया है, उसे रिपेयर करना है, तो वहाँ पे माइटोसिस का रोल होता है, और रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी लाने में मियोसिस का रोल होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन आए इतना लिखना काफी होगा। इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से बना लेना, ऐसे करके डिवाइड करके डिवीजन लिख देना दोनों का, जो भी यहाँ पे बताया है। तो ऐसे करके हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके और अच्छे से
पढ़ सकते हो ऐसे।